तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास का 9th चैप्टर चल रहा है साइंस में, जो कि ग्रेविटेशन है। हमने थ्योरी पार्ट कर लिया है, आज उसका एक्सरसाइज करना है। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहता है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है भाई? ये कहता है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बोल रहा है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो कितना होगा अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेंटर से काउंट किया जाता है। मैं इसको d मान लेता हूं, इसका मास m1 मान लेता हूं, इसका मास m2 मान लेता हूं। मुझे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से बताओ कि कितना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उसकी मदद से मुझे बताओ कि कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। वो देखो भाई, m1 इंटू में m2, यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है g अपॉन में d², इतना फोर्स लगेगा। अब बताओ वो केस, ये केस मान लो 1। अब केस नंबर 2 क्या कहता है कि डिस्टेंस को जब आधा कर दिया जाता है तो फोर्स पर कितना असर पड़ेगा। अब डिस्टेंस को आधा कर दो, कितना कर दो डिस्टेंस को, d/2, इसका भी स्क्वायर होगा। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो वही m1 m2 आता है अपॉन में d² आता है, लेकिन गुणा में 4 आ जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। नीचे से जब ऊपर जाता है नॉमिनेटर में तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। इसलिए आप देखो इस फोर्स में और इस फोर्स में क्या डिफरेंस है। इस फोर्स का 4 गुना है ये वाला केस 2 वाला। तो हम कहेंगे कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाता है तो फोर्स 4 गुना हो जाता है। When the distance will be halved between two objects, then the force will become quadrupled, या फिर 4 times of the previous force। ये इसका आंसर होता है। अब निकालो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो, वीडियो पॉज कर लो। पॉज करके आपने क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना है, फिर इसको समझना है। मैं आपको अब बता रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक सेंटेंस दिया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, कि भाई जितना मास होगा ना बॉडी का, उसके प्रोपोर्शन में ही ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, अगर हैवी बॉडी होगी ना तो उसको खींचने के लिए जो फोर्स होगा वो उसके प्रोपोर्शन में ही लगता है। मतलब कि अगर मान के चलें कि 2 बॉडीज हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है, दोनों को अर्थ के ऊपर गिरना है, यहाँ पे भी और इस केस में भी अर्थ के ऊपर गिरना है। ये जो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, वो सेम है। ठीक है, इसका मास मान लो भाई 1 kg है और इसका मास मान लो भाई 100 kg है। अब मुझे बताओ कि फोर्स, और अर्थ का मास मान लो m यहाँ पे, अब मुझे बताओ कि किस में फोर्स ज्यादा लगेगा। तो देखो भाई, फोर्स अगर इसमें फोर्स इज इक्वल टू अर्थ का मास इनटू में बॉडी का मास, अब यहां पे भी फोर्स इज इक्वल टू अर्थ का मास इनटू में 100 और अपॉन में इसके डिस्टेंस का स्क्वायर होता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लग जाता है। यहाँ पे भी डिस्टेंस का स्क्वायर होता है और ग्रेविटेशन कांस्टेंट लग जाता है। अब मुझे बताओ कि अगर इस पे फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा है तो आप देखोगे कि ये इसका 100 टाइम्स है, क्योंकि मास इसका 100 kg है। तो मान के चलो कि यहाँ पे फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, मान के चलते हैं यहाँ पे फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे फोर्स इसका 100 टाइम्स, जो कि कितना हो जाएगा, फोर्स 100 टाइम्स कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा भाई। फोर्स यहाँ पे 1 न्यूटन है, यहाँ पे 100 न्यूटन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेम क्यों रहता है। जब इसके ऊपर ये स्मॉल ऑब्जेक्ट या हैवी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहता है, और जो इसका टाइम टेकन होता है यहाँ से यहाँ तक इस सरफेस पे गिरने में, वो भी सेम रहता है बोथ केसेस में। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जो फोर्स है यहाँ पे वो 1 न्यूटन का है और यहाँ पे जो फोर्स है वो 100 न्यूटन का है। फोर्स ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन को सेम रखा गया है। ठीक है, जो फोर्स है वो मास की वजह से बैलेंस हो जाता है, फोर्स जो है वो मास की वजह से बैलेंस हो जाता है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो सेम होता है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें, देखो मल्टीप्लिकेशन करके देखो थोड़ा, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू में
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके बराबर होता है, और एक फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इस केस में अब मुझे ये बताओ कि इस केस में क्या होगा। जो मास है ना वो हमने इसका मास लिया है, यानी 1 kg लिया है दोनों ही केसेस में। दोनों ही केसेस में मास क्या है, 1 kg है। तो हमेशा जो फोर्स है इसके ऊपर कितना लगेगा, 1 न्यूटन का। तो हमेशा जो फोर्स है वो अपने आप को बैलेंस करता है, फोर्स ही अपने आप को बैलेंस करता है, और वो हमेशा टाइम और एक्सेलरेशन को इक्वल रखता है। टाइम और एक्सेलरेशन को क्या रखता है, इक्वल रखता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इन दोनों केसेस में वैसा ही कुछ हो जाता है। जैसे यहाँ पे करूं कि भाई 1 न्यूटन है फोर्स, इसको मान लिया 1 न्यूटन, यहाँ पे मास कितना था 1 kg, और एक्सेलरेशन को मैं a मान के चलूं। ठीक है, और इस केस में क्या करूं कि भाई ये है 100 न्यूटन, और यहाँ पे मास कितना है 100 kg, और एक्सेलरेशन जो है, तो देखो जो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जा रहा है, और जो a है ना वो हमेशा सेम ही रहता है। ए दोनों केसेस में कितना रहेगा, सेम ही रहता है। इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो सेम मान के आपने चलना है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अर्थ हो गया एक, तो अर्थ का मास क्या होता है, इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg मान के चला गया है। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मास कितना है, कोई बताएगा, 1 kg है। मास ऑफ अर्थ इज दिस, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ मान के चला गया है, वही जो रेडियस है अर्थ का वो कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर मान के चला गया है। अब मुझे बताओ कि दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना रहेगा वो हमने बताना है। ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ भाई कितना होगा। तो फॉर्मूला लगा दो हमारे पास, g इंटू मास ऑफ अर्थ me इंटू में मास ऑफ ऑब्जेक्ट mo। इसको मान के चलता हूँ रेडियस है 6.4 × 10⁻6, और डिस्टेंस का हम स्क्वायर करते हैं। अब आगे g की वैल्यू 6.673 इंटू में मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg अपॉन में 6.4 × 10⁻6 इंटू में 6.4 × 10⁻6। 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, जब इसको हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, देखो भाई 6 6 12, तो यहाँ पे जो 10⁻12 है इसमें से घट जाएंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा 6.4 × 6.4 बचा है। इसको लगभग इसके बराबर काट देते हैं, लगभग मान लो भाई इतना ही होगा, 6 को 6 से काट देते हैं। ठीक है, मतलब इनका इक्वल थोड़ा सा लिया है हमने इक्वलिटी करके, तो 10⁻12 के लगभग कुछ ऐसा आएगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है तो न्यूटन में आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ये अर्थ होगी और ये मून हो गया भाई। बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth। तो जो अर्थ है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो क्या मून भी
इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और किसका फोर्स ज़्यादा है और किसका फोर्स कम है? हाँ, अर्थ जो है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और मून भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और दोनों ही सेम फोर्स से। आपको पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी exerts a force on another body, then the another body instantaneously exerts same amount of force in opposite direction on the first body। तो वैसे ही ये जब इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो मून भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है, और फोर्स की डायरेक्शन तो डिफरेंट होती है, ऑपोजिट होती है, लेकिन जो उनका फोर्स है वो इक्वल होता है। यही इसमें पूछा गया है। और ये क्यों होता है? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पे एक्ट करता है। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? अगर मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं बढ़ती है? अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि मून का मास कम है, मून का मास कम है, और जो फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, उतना फोर्स लगाने के लिए हमें एक्सेलरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। सोचो, m जो है वो कम है और ये हमेशा एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन में होता है, और अर्थ का मास जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि अर्थ का फोर्स भी है जो है ज़्यादा है। तो अर्थ के फोर्स को बैलेंस करने के लिए मास तो बढ़ा सकते नहीं, तो क्या बढ़ाना पड़ता है? एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ता है। किसका एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ता है? मून का। तो मून अपने एक्सेलरेशन को बढ़ाता है और किसकी तरफ ट्रैवल करने लग जाता है? अर्थ की तरफ ट्रैवल करने लग जाता है। मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि क्यों वो अर्थ के ऊपर गिरता नहीं है। अब आगे देखो, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? मास को डबल कर दोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, टू ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, m1 है भाई, ये क्या है? m2 है। अब इसके बीच में फोर्स लग रहा है। द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। इसके मास को, मान लो पहले जो फोर्स लग रहा है वो ये है g m1 m2, मान लो डिस्टेंस इसके बीच में d है, तो पहले जो ये फोर्स है ये लग रहा है। अब दूसरा फोर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 2 गुना कर दिया जाए, मतलब m1 को 2 गुना कर दिया जाए, तो फोर्स कितना होगा? ओवरऑल जो फोर्स है वो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका आंसर ये है। अब इसी के बीच में सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि अगर डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए, तो आपको निकाल के देखना है कितना होगा। डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा, आपने वो चीज़ जरूर देखनी है। ठीक है, तो ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या होगा? डिवाइड बाई 9। ठीक है, और पहले, और डबल कर दिया जाए तो डिवाइड बाई 4 हो रहा है यहाँ पे, आपने वो चीज़ देखना है। एक्स्ट्रा डिवाइड बाई हो जाएंगे ये। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो हम, जो हमने अभी अभी मंगलयान भेजा है, जो मंगलयान नहीं, जो हमने अभी चंद्रयान भेजा है, वो नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जो अभी इसरो ने भेजा है चंद्रयान, वो इन ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करके किसका कितना ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल लॉ की मदद से हमने उसको भेजा है, तो ये उसमें काम आता है भाई। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का एक्सेलरेशन कितना रहता है? तो अर्थ के ऊपर जब कोई भी चीज गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन हमने थ्योरी पार्ट में निकाला था कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप यहां पर निकाल कर भी दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? अर्थ और एक किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं भाई? हम ग्रेविटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन हम उसको कहते हैं। अब अगला हम देखेंगे भाई, अमित 10 क्वेश्चन नंबर 10। अमित ने कुछ सोना खरीदा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अमित जो है वो अर्थ के ऊपर था। ये अर्थ होता है भाई, ऐसा होता है अर्थ, ऐसा। ठीक है, तो यहां पे ये पोल है और ये क्या है? इक्वेटर। तो ये जो रेडियस होता है ना अर्थ का, ये ज्यादा होता है। ठीक है, इसको स्मॉल आर मानता हूं, इसको कैपिटल आर मानता हूं।
तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई चीज़ होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी या यहाँ पर कोई चीज़ होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना वो ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना वो कम होता है सेंटर की तरफ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस पे मैटर करता है। तो कोई चीज़ यहाँ पे जो है वो जब तोलेंगे तो वो उसका ग्रेविटी की वजह से वो ज़्यादा उसका वेट होगा। यहाँ पे वेट जो है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पे वेट जो है वो कम होता है। यहाँ पे वेट उतने ही मास का ज़्यादा होता है, यहाँ पे वेट उतने ही मास का कम होता है। तो यही क्वेश्चन उसने दिया गया है। आपने इस क्वेश्चन को, मैंने आपको इसका जिस्ट बता दिया है कि कैसे वो काम करेगा, ठीक है। इक्वेटर और पोल्स पे पूछा गया है, आप इसका खुद इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। Why will a sheet of paper fall slower than when that is crumpled into a ball? तो जब एक शीट ऑफ पेपर लिया जाता है उसको ऊपर से फेंका जाए, ठीक है, फ्लैट फेंकना है उसको। फ्लैट का मतलब इस तरह से फेंकना है, इस तरह से फेंकोगे तो वो गिर जाएगी सीधी, इस तरह से फेंकोगे तो वो धीरे धीरे लेविटेट करती हुई एयर के अंदर नीचे गिरती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, जो एयर है उसके ऊपर फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसके अपोज में वो नीचे गिरती है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। जब उसको एक बॉल बना देंगे तो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है और वो सीधी जल्दी से नीचे गिर जाती है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as the strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on earth? तो बोल रहा है कि किसी का मास दिया हुआ है भाई 10 kg, तो मुझे बताओ कि अर्थ पर उसका वेट क्या होगा, अर्थ पर उसका वेट कितना होगा। तो 10 kg को हम उसके ग्रेविटी से गुना कर देते हैं। ग्रेविटेशनल कितना है इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि जो फोर्स होता है वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 10 kg, एक्सेलरेशन मान के चलते हैं 10, तो अर्थ के ऊपर जो उसका वेट हो गया वो 100 न्यूटन में आ जाता है। अब बोल रहा है कि जो मून है उसका ग्रेविटी बोल रहा है, मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको बता रहा है कि अर्थ से 1/6 है। अर्थ से कितना है, 1/6 है, ठीक है। अर्थ का 10 है तो इसका कितना हो जाएगा, 10/6। अब बताओ कि मून के ऊपर वेट कितना होगा, तो वेट वही फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो उसी का 10 kg, मून पे हर जगह पे, मार्स पे, सन पे, हर जगह पे मास उतना ही रहेगा, ठीक है। 10 इंटू में एक्सेलरेशन बताओ कितना है, 10/6। तो आप देखोगे जो उसका मास है उसको जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो वेट कितना आ जाएगा, 100/6 न्यूटन का आ जाएगा। 100/6 न्यूटन का वेट यहां पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर निकालो भाई 13th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। बोला गया है कि एक बॉल है कोई, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है भाई, ठीक है। एक बार पॉज कर लो वीडियो और देखो कैसे इसको क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ भाई, यहां है 13। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहां पे एक बॉल ली और इसको ऊपर फेंक दिया विद ए वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये हमने निकालना है इसका। तो एक फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT²। तो हमें टाइम नहीं पता इसलिए नहीं लगेगा भाई फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है V² - U² = 2AS। ये लग जाएगा क्या, हाँ ये लग जाएगा, ठीक है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हम उसका V निकाल लेते हैं। तो V² = U² + 2AS करो। V ये फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई क्योंकि टाइम नहीं है ना, ये हमने चूज किया है। ये मोशन के फॉर्मूले होते हैं 3, उनमें से हैं। V² = U कितना दिया गया है, 49 शुरू में दिया गया है, प्लस में 2 गुणा एक्सेलरेशन 10 मान के चलो, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो उसका निकालना है। तो ये लग रहा है क्या फॉर्मूला, इसने क्या बोला है देखते हैं, एक मिनट। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। अच्छा तो भाई
मैक्सिमम हाइट कब होगी इसकी? मैक्सिमम हाइट यहां पर जाके होगी, ये रुक जाएगा और फिर ये धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और जो इसका एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो माइनस में होता है, -10 मीटर ऊपर जाते हुए। नीचे जाते हुए हम पॉजिटिव लेते हैं। जब स्पीड घटती है ना किसी चीज की, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे किसमें लेंगे हम? नेगेटिव में। तो 2a ठीक है, s यहाँ पे है, तो v² जब हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है इसकी? 0 हो रही है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आ जाओ, तो 49² अगर इसको इस तरफ ले लिया जाए तो आप देखोगे कि ये वाला जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ रहा है? 20s आ रहा है। ठीक है, 2as में 20s आ रहा है। अब मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं तो 49 इंटू में 49, ठीक है, u का स्क्वायर था ना ये, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 49। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया 20 से इसको, तो इतना डिस्टेंस इसको आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर अप्रोक्स मान के चलोगे तो इसको 50 ले लो। 50 कितने होते हैं? 2500 बटे में 20, तो करीब 175 जो है इसका डिस्टेंस आया है। पहला क्वेश्चन यही पूछा था, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। देखो भाई 175 के आसपास आ रही है क्या? आपको इसको एग्जैक्ट निकालना है। मैंने 175 मीटर निकाला है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है इसमें। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 13 है। टोटल टाइम इज 10। 175 के आसपास तो नहीं आ रही, 122.5 मीटर आ रहा है यहाँ पे। तो एक बार इसको एग्जैक्ट ही निकाल के दिखा देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जैक्ट निकालते हैं भाई इसको। देखो भाई एग्जैक्ट देखो इसको क्या है इसमें। तो v यहाँ पे कितना दिया गया था भाई? ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, तो हमने ये डिस्टेंस निकालना है। v इज इक्वल टू ये u है, u को डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा के देखो इसमें v कितना है? 0, u कितना है? 49। क्योंकि कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा हो रही है ना, मैं इसलिए ये चूज़ कर लिया मैंने। और इसमें बोला गया है कि इसको 10 ले लो। किस में 10 लेना है? माइनस में। और यहाँ पे टाइम निकाल लो। टाइम निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 49 इधर गया तो 10, तो t जो है वो 4.9 सेकेंड आ गया। ठीक है, जो ऊपर तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? 4.9 सेकेंड लग रहा है। और अगर इसको कंप्लीट ले लिया जाए तो पूरे 5 सेकेंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको बोला गया कि कंप्लीट ले लो। 9.8 कर दो इसको। देखो मैं कैसे कैसे चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है ना, वैसे वैसे आपने भी चेंज करना है। एक चीज़ के पीछे स्टक होके नहीं रहना है ना, दिमाग में एक चीज़ को बिठाना है। क्वेश्चन की जो डिमांड है वैसे वैसे चेंज होना है। जो कई बार 10 से डिवाइड होने में इजी होता है तो हम अप्रोक्स निकालने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा गया और हमें 49 दिया गया है ना जहाँ पे, तो समझ लो कि वहाँ पे हमने 9.8 लेना है। ठीक है, तो अब देखो भाई ये हो गया, इतना हो गया, ये 9.8 हमने लिया यहाँ पे। तो 49 जो है उसको 4.9 मान लो एक बार, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और तो ये जो होता है ये सीधा 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड आ गया भाई। ठीक है, अब हमें टाइम पता लग गया, ऊपर जाने का टाइम पता लग गया। अब मुझे बताओ कितनी हाइट पे जाएगा ये। तो इसकी जो हाइट होगी ना वही इसका डिस्टेंस है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर मान के चलो। कितनी हाइट पे जाएगा? s इज इक्वल टू u क्या है यहाँ पे हमारे पास? 49 इंटू में t कितना है? 5, 1/2। और जो हम यहाँ पे मान रहे हैं डिस्टेंस जो माना है हमने वो इतना है। 2 इंटू में माइनस 9.8, सॉरी एक्सेलरेशन 9.8 माना है। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5, 5, 5, 25 होते हैं भाई। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल कर दो, ये 4.9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 49 इंटू में 5 प्लस में 4.9 इंटू में 25। अब क्या करें? अब क्या करें? 49 है तो इसको भाई अगर मैं बोलूँ कि 49 कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो 49 कॉमन ले लिया यहाँ पे मैंने, और 5 भी कॉमन आ जाएगा, 1 बच गया यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, 1/2, तो इसका टोटल क्या हो गया 49 इंटू 5, 2 एकम 2, 3/2 हो गया। तो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। ये कितने में आ गया, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो करके देख लो, 49 को 5×3=15 से मल्टीप्लाई करो एक बार, कितना हो गया 5×9=45, 5×4=20, 4×4=24, 1×9, 1×4=4 भाई, 9×4=13, 4×5=6, 735/2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। जब इसको करेंगे तो 4×5=6, 9×4=13, ये हमारे पास आ रहा है। तो जो ओवरऑल डिस्टेंस है ना वो आपका इतना आ गया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये भाई नेगेटिव में था और हमने उसको क्या कर दिया, इसको हमने जोड़ दिया, यहाँ पे नेगेटिव है, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1/2 रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा मल्टीप्लाई होगा ये 5 से, एक बार इसको साफ कर देता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5×9=45, 5×20, 4×24, 245, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर, तो 2 एकम 2, 2×2=4, 2×2=4, 2×5=10, 122.5 मीटर आ गया भाई। यही तो था, यही तो निकालना था। तो इस तरह से आपने सीखते सीखते कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे निकलेगा। टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये वापस कितनी देर में आएगा वो आपने खुद निकालना है, वापस भी 5 सेकंड ही लेता है, आप जब निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, 14 क्या कहता है, वीडियो पॉज कर दो और इसको पढ़ो अच्छे से, 14 नंबर को। आ जाओ भाई 14 पे आ जाओ, यहां पे 14 लिख देता हूं। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है कोई, टावर का मतलब कोई भी बिल्डिंग होती है भाई, मान लो ये खिड़कियां हैं उस बिल्डिंग की, और बोला गया है कि यहां से एक स्टोन को छोड़ दिया, नीचे आ रहा है वो स्टोन। हाइट है इस बिल्डिंग की 19.6 मीटर, पहले हाइट नहीं दी हुई थी, अब की बार हाइट भी दी हुई बिल्डिंग की। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u = 0, v हमने फाइंड आउट करनी है, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, एक ही चीज दी हुई है डिस्टेंस। तो एक फॉर्मूला होता है v² = u² प्लस 2as, एक ये फॉर्मूला होता है भाई, ये हमारी मदद कर सकता है शायद, इसमें देखो तो मदद कर सकता है। तो फाइनल वेलोसिटी पूछी है, तो v² = u कितना हो गया 0 प्लस में 2, और एक्सेलरेशन कितना होता है मेरे पास 9.8 लेके चलो, और डिस्टेंस कितना होता है, s जो दिया गया है वो कितना है 19.6 दिया गया है, कितना दिया गया है 19.6। तो यहां से कुछ बात बन रही है क्या, हाँ बन रही है बात, तो कुछ ना कुछ देखो क्या बन रही है। v² = 2 गुणा में 9.8 गुणा में 9.8 गुणा 2, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, 9.8 गुणा में 2, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों सेम है। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो इनमें से एक चीज निकल के आएगी बाहर, और वो क्या होगी 19.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। जब इसका अंडर रूट करेंगे ना हम, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा इन दोनों के ऊपर, तो ये दोनों में से ये एक बाहर आ जाएगा, वो आपने अब खुद देखना है कि कैसे ये हुआ है, ठीक है। 19.6 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन निकालो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एक स्टोन को फेंका गया है अपवर्ड, एक पत्थर फेंक दिया ऊपर, विद एन इनिशियल वेलोसिटी u = 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो g की वैल्यू है बोल रहा है कि 10 मीटर ले लो अब की बार, ठीक है, तो ठीक है भाई ये ले लेते हैं। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, तो बताओ कि कितनी देर में ये, सॉरी मैक्सिमम हाइट मतलब v = 0 हो जाता है ना, वहां तक हमने इसकी हाइट बतानी है, जो ये इसकी हाइट है वो हमने बतानी है, मतलब कि s बताना है, डिस्टेंस हमने बताना है
एस हम लेते हैं तो एस लेंगे क्योंकि इक्वेशन में पुट करने में इजी रहता है भाई। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन कितना हुआ। अब देखो भाई, एक बार ये डिस्टेंस निकाल लो, बाद में बताता हूँ बाकी चीज़ें। तो सिंपल सी बात है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही फॉर्मूला लगा दो जो आप लगाते हो। v में 0 रख दिया, फॉर u में 40 स्क्वायर रख दिया, प्लस में 2 गुणा में -10 ले लिया क्योंकि ऊपर की तरफ है, और डिस्टेंस हमने निकालना है। ठीक है, तो जो 40 का स्क्वायर है वो कितना हो गया 160, और इधर आएगा माइनस और साइन हो जाएगा, और इधर 20s है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई भाई। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूँ कि माइनस माइनस को काट के और s इज इक्वल टू 160/20 कर देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत है, और ये आ जाता है 8। क्या हो गया 8 आ जाता है, मतलब कि 8 मीटर मेरा जो है वो हाइट तक वो स्टोन जाएगा। कितने मीटर हाइट तक जाएगा 8 मीटर हाइट तक वो स्टोन जा रहा है। 8 ही आएगा क्या, सॉरी यहाँ पे 160 था तो 680 मीटर आएगा भाई। ठीक है, 160 था इसलिए 1600 हो गया ना, इसलिए 80 मीटर आएगा। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 80 मीटर आ गया। What is the net displacement and the total distance? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर ये ऊपर जाके और नीचे वापस ही आ गया तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 160 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 गुना चला है ना, तो 160 मीटर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन नंबर अगला देखना है। 17 पढ़ना शुरू करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भी एक स्टोन को ऊपर से फेंका गया टॉप से, और जो टावर की हाइट है ना वो आपकी बार 100 मीटर है, एंड द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, और यहां से नीचे से एक पत्थर ऊपर फेंका गया उसी टाइम पर, नीचे से भी एक पत्थर ऊपर फेंका गया उसी टाइम तक। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि, और नीचे वाला जो पत्थर है ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है भाई, मैं इसको बोल रहा हूं u, जो नीचे वाला है मैं उसको बोलता हूं n वाला भाई। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसकी है un, नीचे वाला इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है नीचे वाले पत्थर की, और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी ऊपर वाले पत्थर की, u ऊपर वाले पत्थर की कितनी है भाई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ, पूछा गया है इसमें, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। व्हेन एंड वेयर टू स्टोन्स विल मीट, मतलब व्हेन का मतलब यहां पे क्या पूछा गया है टाइम, और यहां पे वेयर मतलब डिस्टेंस। तो मान के चलो भाई, जब इसने एक पत्थर ऊपर से फेंका एक नीचे से फेंका, तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, एक ऊपर से छोड़ा और एक नीचे से फेंका तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। मान के चलो भाई वो यहां पे मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये x मान लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मान लिया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया भाई 100 माइनस x हो गया, 100 माइनस x हो गया। अब हमने कुछ ऐसी इक्वेशन देखनी है कि जिसमें हमारे जो वेरिएबल हैं वो एक वेरिएबल चेंज हो, मतलब वेरिएबल जो हो वो सिमिलर हो। तो आप देखोगे कि एक टाइम पे मिलते हैं ना, तो t जो है वो हमारा सेम रहेगा, t वेरिएबल सेम रहेगा, और एक हमने x ले लिया। अब यहां से हम इक्वेशन बनाते हैं। कौन सी इक्वेशन बनाएं, ये बनाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों बनाई है इक्वेशन, क्योंकि t जो है ना वो इसमें सेम रहता है। ठीक है, और s जो है उसकी अगर वैल्यू लें पहले वाले केस में तो वो 100 माइनस x आ जाएगी। ये जो u है ना ये u वाला है, और a जो है वो नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनी है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू 0 है भाई, u की वैल्यू कितनी थी 0, तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब इसमें नीचे वाले केस में देखो भाई क्या है सिस्टम, 100 ये था, मान लो भाई डिस्टेंस है x, और un की वैल्यू कितनी है 25
t की वैल्यू यहाँ पे +1/2, a जो है वो माइनस में होगा और t स्क्वायर यहाँ पे हमने लिया हुआ है भाई, ये t स्क्वायर हो गया। मैं इसको जो a को वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, एक बार a ही लिख लेते हैं। तो आप एक चीज़ देखोगे, खास चीज़ इसके अंदर, वो हम अभी निकालेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसमें दो चीज़ अगर कट जाए तो अच्छा हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं ना, इन दोनों इक्वेशन को, तो 100 - x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, ut + ½ at² हो रहा है। अब ये जो नीचे वाला है ना 25, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो भाई, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये हिस्सा नेगेटिव, जब इनको जोड़ देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे जोड़ेंगे तो x और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा ना, वो बचेगा 100 = 25t। क्या बच गया? तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 सेकेंड। टाइम किस में आता है? सेकेंड में। तो हमने t निकाल लिया भाई यहाँ से 4 सेकेंड। अब एक इक्वेशन होती है v = u + at, इसमें पुट करो तो एक बार u की वैल्यू, ये x निकालते हैं। ठीक है, इसमें x नहीं निकलेगा, क्या करें, इस इक्वेशन से निकलता है x, s = ut + ½ at² से निकलता है। तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब t की वैल्यू कितनी है? 4। u कितना है भाई? 25। t कितना है? 4 प्लस में ½ a की वैल्यू कितनी है? 10, जो कि नेगेटिव में है, और t² कितना है? 16, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। देखो भाई, 25 चौका 100 और 10 2 8 16, तो ये 80 आ गया। तो x जो है वो 20 मीटर आ गया मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर t की वैल्यू पुट करने से और बाकी जो वैल्यू पुट करी तो x की वैल्यू t आ गई। बचा हुआ कितना हो गया? ये वाला कितना हो गया? 80 मीटर हो गया। ये क्वेश्चन आपने अब खुद करना है, आपको हिंट मिल गया होगा कैसे करना है। सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से करने हैं आपने। मैं